हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी का पार्ट करेंगे और अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडी हमारा दोनों ही चल रहा है केवीएस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये मैं अपने आप को छुपा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब जो ये हमारा केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस है, इसमें अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो अकाउंटेंसी में हमने जो हाईलाइटेड है थियोरेटिकल बेस ऑफ अकाउंटिंग, अब ये कर चुके हैं। आज की वीडियो जो अकाउंटिंग के लिए रहेगी, जो रहने वाली है इस पोर्शन की, ये पूरा पोर्शन रहेगा, उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम बात करें तो करीब करीब 30 रहेंगे। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 30 क्वेश्चन रहेंगे। और अगर हम बात करें आगे चलकर, आगे हम चलते हैं आगे। देखिए, अगर हम बिजनेस स्टडी की बात करें तो बिजनेस स्टडी में अब तक हमने ये वाला पोर्शन कर लिया है, और आज जो ये वीडियो आ रही है, इस वीडियो के अंदर हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, जो लगभग 60 क्वेश्चन है। हो सकता है हम 50 क्वेश्चन करें या 60 क्वेश्चन करें, और ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आने की संभावना रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ एक्ट भी हैं और कुछ सेक्शन भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। तो हम लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, लीव। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाँ जी, जो आपका हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ विच एक्ट। हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा रहेगा? कुछ स्टेट भी ऐसी हैं जिनका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अलग रहता है, उनका खुद का सोसाइटी एक्ट भी है। और नॉर्मली जो हमारा ये जो सोसाइटी एक्ट रहेगा, ये हमारा यूनियन का है, यानी पूरे देश का है, पूरे देश पर लागू होता है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा रहेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 रहता है, जो ऑप्शन नंबर बी है। ये 10 भी नहीं है, यानी ये नहीं है। हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 जो है वो रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ लायबिलिटी ऑफ कर्ता। देखिए, अगर हम कर्ता की बात करें, हिंदू अनडिवाइड फैमिली या ज्वाइंट हिंदू फैमिली, अनडिवाइड फैमिली नहीं है, ये फैमिली है, हाँ जी, अनडिवाइड फैमिली और ज्वाइंट हिंदू फैमिली एक ही बात है। इसके अंदर जो कर्ता होता है उसको मुखिया भी कहते हैं, और उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। बट अगर हम अदर मेंबर्स की बात करें तो अदर मेंबर की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, अप टू देयर शेयर या अप टू देयर पार्ट हम कह सकते हैं, जितना उनकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी में जितना पार्ट उनका होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स और बिजनेस इज बेस्ड बेस्ट सुटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस। किस टाइप के बिजनेस के लिए अगर हम कहें सोल प्रोप्राइटरशिप? देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ ओनर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बिजनेस का साइज भी बढ़ता जाता है। अगर ओनर एक है तो बिजनेस छोटा है, और ओनर ज्यादा है तो बिजनेस बड़ा है, यानी पार्टनरशिप है तो बिजनेस सोल ट्रेडर से थोड़ा बड़ा है, और अगर कंपनी है तो बिजनेस नॉर्मली बहुत बड़ा है। तो जो सोल ट्रेडर है किसके लिए बेस्ट सुटेबल है? एक स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए काफी सुटेबल है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है व्हेन ए पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर द accomplishment of a particular project or venture then it is known as। इसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में इसे हम पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं, यानी जिसे हम एक प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए, एक वेंचर को खत्म करने के लिए हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो इस प्रकार का जो रहेगा वो पार्टिकुलर पार्टनरशिप रहता है। हमारे पास पार्टनरशिप नॉर्मली दो प्रकार की थी, जनरल पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप जो होती है वो चलती रहती है, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो होती है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद वो खत्म हो जाती है। आगे हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? हु हैज द पावर टू टेक डिसीजन इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में किस पर्सन के पास, किसके पास डिसीजन लेने की पावर होती है? गवर्नमेंट के पास, मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, या फिर कस्टमर्स के पास? और डी है हमारे पास इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। तो यहां पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके अंदर एक नारा होता है 1 पर्सन 1 वोट का, जो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको मैनेज कौन करता है? उसको
किसको करता है, एक चुना गया इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। तो यहाँ पर जो डी है वो राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ गवर्नड पार्टनरशिप फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो आप जानते हैं हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ठीक है, ये काफी आसान सी चीज थी। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर। 7th क्वेश्चन में हमें कहता है प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर, दिस स्टेटमेंट रेफर टू। ये स्टेटमेंट किसको करती है, क्योंकि यहाँ सोल ट्रेडर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सोल ट्रेडर को किसी भी पर्सन से अपना प्रॉफिट शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या है, आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, डैश कंपनी नीड टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर। ये इस यानी डैश कंपनी कौन सी कंपनी, ये होती है हमारी प्राइवेट कंपनी को सिर्फ 2 डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर कितना रहता है, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर आगे जो है प्राइवेट कंपनी के लिए बताया गया है और पीछे पब्लिक कंपनी के लिए बात की गई है। तो अभी हम करके आए हैं, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके लिए सिर्फ 2 रिक्वायर्ड रहती हैं। तो 2 तो यहाँ पर ऑप्शन सी और बी तो कट हो चुका है, बट जो हमारे पास पब्लिक कंपनी होती है उसके लिए नॉर्मली कितने रहते हैं, 7 रिक्वायर्ड रहता है। तो ऑप्शन ए जो है इज राइट आंसर। अब देखिए 10th क्वेश्चन में क्या कहता है, 10th क्वेश्चन हमें यहाँ कहता है हिंदू अनडिवाइड फैमिली में हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज पास्ड। हिंदू सक्सेशन एक्ट को कब पास किया गया था, ये पास किया गया था हमारे पास 1956 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ए पर्सन हु अलाउज the use of his name by a firm but does not contribute to its capital is called। ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं, ऐसे पार्टनर को हम नॉमिनल कैपिटल पार्टनर कहते हैं, क्योंकि वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपना नाम यूज करने की इजाजत दे रहा है और जिससे वो एक्चुअल में पैसा नहीं लगा रहा, ना ही वो रिस्क सहन कर रहा है। तो ऐसा पर्सन क्या कहलाता है, नॉमिनल पार्टनर कहलाता है। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए डैश इज नॉट ए सेपरेट एंटिटी ऑफ द आई ऑफ लॉ। सोल प्रोप्राइटरशिप वैसे तो अगर हम बात करें पार्टनरशिप, अगर यहाँ पार्टनरशिप होता तो क्वेश्चन में 2 ऑप्शन हो सकते थे, बट यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप की हम बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हमारे पास जो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रखता और पार्टनरशिप में भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। पब्लिक कंपनी के केस में लिमिटेड, चाहे कंपनी कोई भी हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बट सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के केस में नहीं होती। तो ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहता है मेंबरशिप इज इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अकर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड। देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली यानी एक फैमिली बिजनेस है और एक फैमिली बिजनेस के अंदर जो एक मेंबर होता है वो बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ होता है, तो यहां पर बर्थ रहेगा। बट एक फीमेल जो यानी वाइफ है, एक पर्सन की मेल पर्सन की वाइफ है, वो शादी के साथ भी मेंबर बन सकती है, शादी के साथ वो मेंबर बन सकती है। तो हम ये कह सकते हैं बाय बर्थ मेनली यहाँ पर जो आंसर आप देंगे नॉर्मली बर्थ ही रहेगा। देखिए 14th क्वेश्चन का क्या है, एटलीस्ट 10 अडल्ट, नो मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ डैश। 10 अडल्ट मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम तो हमारे पास 10 अडल्ट, नो मैक्सिमम लिमिट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, 10 अडल्ट एटलीस्ट होने चाहिए। तो ये किस केस में रहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कम से कम 10 अडल्ट होने चाहिए। बट अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी जो पर्सन मेल होगा यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सारी एक फैमिली का हिस्सा होना चाहिए और कंपनी में भी कोई लिमिट नहीं होती है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 10 अडल्ट जो होते हैं वो होने जरूरी है, कम से कम, और ज्यादा कोई लिमिट नहीं रहती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, डैश आर द अकाउंटेबल टू दी डैश फॉर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। कौन अकाउंटेबल रहता है, यानी यहाँ पर एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर्स, ये सही में डायरेक्टर्स
कौन अकाउंटेबल रहता है? नॉर्मली अगर हम कहें डायरेक्टर्स जो हैं अकाउंटेबल रहते हैं, तो यहाँ पर ये पोर्शन तो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर शेयर होल्डर या एम्प्लॉयज किसके लिए रहता है? शेयर होल्डर के लिए। तो डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ द वर्किंग ऑफ द कंपनी। तो आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए, ए पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर इन ए फर्म बट knowingly allows himself to be representative as the partner in the firm is called। तो इसे हम क्या कहते हैं? देखिए, ये वो पर पार्टनर है जो पार्टनर एक्चुअल नहीं है, बट वो अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि वो पार्टनर जैसा ट्रीट करता है। ऐसे पार्टनर को पार्टनर बाय होल्डिंग कहते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं। तो आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। 17th क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, द आइडेंटिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज फॉर बिजनेस। अभी हम बात करके आए हैं, सेम होती है, यहां पर सिमिलर नहीं रखना, यहां पर आपने सेम आंसर देना है, सेम होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, ए बिजनेस एसेट्स ऑफ ए फर्म अमाउंट रुपीज 22,000 बट द लायबिलिटी स्टैंड फॉर 47,000। व्हाट काज ऑफ एक्शन कैन बी क्रेडिटेड creditors take if it is sole proprietorship firm। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहने वाला है? क्रेडिटर कैन सेटल देयर अकाउंट ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ देयर ओनर्स पर्सनल एसेट अवेलेबिलिटी। आगे हम कहता है क्रेडिटर्स कैन सेटल देयर अकाउंट ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ बिजनेस एसेट्स अवेलेबल टू द 22,000 और बिजनेस यूज beside using business asset of rupees 22,000 creditor can use the personal property of the owner to the extent of 22,000। तो यहाँ पर क्या रहता है, हम जानते हैं अगर हम एक सोल ट्रेडर की सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो लायबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस की लायबिलिटी है, बिजनेस की एसेट से खत्म करने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसकी पर्सनल एसेट्स को बेचा जाएगा। तो ऑप्शन जो रहता है वो सी ऑप्शन आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कहता है विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द लीस्ट एडवांटेजेस इन द टर्म ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर रहेगा 19th का, तो यहां पर रहता है सबसे कम किस में होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे कम फायदे रहते हैं, क्योंकि अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो यहां स्किल की वजह से भी काफी बार हम पार्टनर्स ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली एक घर का परिवार का बिजनेस होता है, वो काफी टाइम से है, एक हायरार्की चली आती है, काफी बार एक ही टाइप का बिजनेस चला रहे होते हैं, फैमिली टू फैमिली चलती रहती है। इस वजह से यहाँ पर भी हमारे पास प्रोफेशनल स्किल्स काफी पाए जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं, बट इसकी एक डिसएडवांटेज भी होती है कि काफी बार प्रोफेशनल स्किल कम होते हैं, बट सबसे कम किस में होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में होते हैं, हम ऐसा मानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, डैश कंपनी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू द सब्सक्रिप्शन। कौन सी कंपनी होती है? वो प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी का अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में लिखा गया है कि जो पब्लिकली अप्लाई इशू नहीं करता शेयर को, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 में, द कंपनी फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो हमारे पास कंपनी एक्ट कौन सा रहता है? लेटेस्ट कंपनी एक्ट जो है 13 है। वैसे हमारे पास इंडियन कंपनी एक्ट 1956 भी हुआ करता था, बट क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दोनों ही हैं हमारे पास, ये दोनों हैं, बट आप जो लेंगे वो लेटेस्ट वाला लेंगे, तो आंसर हमारा यहां पर सी हो जाएगा। देखिए 22 क्वेश्चन में क्या कहता है, विच एक्टिविटी फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्रमोशन स्टेज। तो हमारे पास कौन सी जो एक्टिविटी है फॉर्म की जाती है प्रमोशन स्टेज के अंदर, किस एक्टिविटी को हम शामिल करते हैं? तो आंसर हमारे पास क्या रहना चाहिए? क्वेश्चन में सबसे पहले कहता है आइडेंटिफाई ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, फिजिबिलिटी स्टडीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये प्रमोशन स्टेज के अंदर ही देखा जाता है कि हम हमारे बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज कितनी है, तो आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ये पार्ट किसका पार्ट है? प्रमोशन स्टेज का पार्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है पार्टनरशिप एट विल कैन कंटिन्यू।
पार्टनरशिप एट विल कैन कंटिन्यू। एक पार्टनरशिप एट विल होती है जिसके अंदर जब भी पार्टनर विलिंग होंगे, बिजनेस को बंद करना चाहेंगे, उस टाइम वो बंद करेंगे। ऐसे में एक बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाया जाता है, एज लॉन्ग एज पार्टनर वांट, जितना पार्टनर चाहते हैं उतने टाइम तक बंद नहीं करेंगे। कहने का मतलब जब पार्टनर चाहेंगे तब बंद कर देंगे, इस वजह से इसको पार्टनरशिप एट विल बोला जाता है। देखिए आगे हमारे पास 24th क्वेश्चन है, क्या कहता है, ए प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। एक प्राइवेट कंपनी की बात करें तो जैसे ही उसे, हमारे पास दो प्रकार के सर्टिफिकेट होता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन COI हम कहते हैं जिसे, एक उसके बाद होता है हमारे पास कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए एक अलग होता है, ठीक है, वो पब्लिक कंपनी के लिए चाहिए होता है। यहाँ पर हमारे पास कौन सा, सिर्फ और सिर्फ जैसे हमें COI मिला, हम बिजनेस प्राइवेट कंपनी के केस के अंदर अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर रहेगा बी। 25th क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट ए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड इन ए प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो ये हम क्वेश्चन पहले भी करके आए हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात कही गई है यहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के केस में, ठीक है। वहाँ मेंबर्स की बात की गई थी, यहाँ पर डायरेक्टर्स की बात की गई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्टर होते हैं 2 और 3 होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ 7 मेंबर्स थे वो। आगे हमारे पास है 26th क्वेश्चन में। 26th क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए, लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज कैसी होती है। यहाँ पर लॉन्ग लाइफ होती है, अनस्टेबल होती है, वेरी लॉन्ग लाइफ होती है, स्टेबल होती है। तो ये हम कह सकते हैं अनस्टेबल होती है। क्यों होती है? नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप में एक जो पर्सन है अपने बच्चों को उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है, बट काफी बार ये देखा गया है जो बच्चे विलिंग ही नहीं होते, वो चाहते ही नहीं है कि वो अपना पेरेंट्स का जो चलाया हुआ बिजनेस है उसको वो कंटिन्यू करें। इस वजह से ये पाया गया है कि यहाँ पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू करें, इसलिए यहाँ पर बिजनेस में अनस्टेबिलिटी पाई जाती है। तो ऐसा नॉर्मली देखा गया है। आगे हम चलते हैं, देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या कहता है, when can a public company commence its business। ए पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस कब शुरू कर सकती है? तो जैसे ही उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है, जैसे अभी हम थोड़ा टाइम पहले बात करके हटे हैं कि एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का हमें भी एक सर्टिफिकेट मिलता है। एक पब्लिक कंपनी के केस में जैसे ही हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है, हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इसका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो उसके बाद देखिए 28th क्वेश्चन क्या कहता है, पार्टनरशिप कम टू द एंड इन केस ऑफ। पार्टनरशिप कब होती है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में भी होती है, डेथ ऑफ पार्टनर के केस में भी होती है, इंसॉल्वेंसी के केस में भी हो जाती है, यानी आल होंगे यहाँ पर। अब देखिए, अगर आप +2 में पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे पास अगर पार्टनरशिप एक्ट जब पढ़ेंगे और पार्टनरशिप को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास होता है एक रिटायरमेंट एंड डेथ, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इन केस में आप सोचते हैं कि सर ये तो क्या हुआ, अगर रिटायरमेंट होता तो बिजनेस बंद नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, बंद नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। एक तरह से पहले वाली पार्टनरशिप जो है वो खत्म होगी, पहले वाला जो हमारे पास एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बनेगा। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सभी केसेस के अंदर हम कह सकते हैं बिजनेस पार्टनरशिप जो है एंड हो जाती है, पुराने वाला एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। आगे देखिए हमारे पास क्या है, हाँ यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप का खत्म होना और पार्टनरशिप फर्म का खत्म होना। पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो वो हमारे डिसोल्यूशन के केस में होता है, पार्टनरशिप तो खत्म हमारे पास इन सभी केसेस में हो जाती है। 29th क्वेश्चन में हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पार्टनर। कौन कौन पार्टनर हो सकता है? इंडिविजुअल एक पार्टनर हो सकता है, यानी कंपनी, फर्म, ऑल ऑफ दीज नहीं होते, तो इंडिविजुअल एक पार्टनर हो सकता है। और इंडिविजुअल की डेफिनेशन काफ़ी वाइड रहे वैसे। अगर हम चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या कहता है, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ए सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एज पर द लॉ ऑफ द कार्ड कंपनी।
कंपनी के अंदर ही हमारे पास जो मैनेजमेंट होती है और ओनरशिप होता है वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इनका सेपरेट एंटिटी होती है। और मैंने इसी वजह से इसे खास कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ओनर जो होते हैं वो अलग होते हैं और जो मैनेजर होते हैं वो अलग होते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है, ए पर्सन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल टेक पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट शेयर प्रॉफिट लॉसेज एंड हिज अनलिमिटेड liability toward the creditors but known to the general public is called। तो अननोन है, यहाँ पर नोन नहीं है, सॉरी, अननोन टू द जनरल पब्लिक, यानी ऐसा हमारे पास एक पर्सन है, कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल को, टेक पार्ट लेता है मैनेजमेंट में करता है, शेयर प्रॉफिट भी लेता है, बट जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वो भी झेलता है, बट वो अननोन रहना चाहता है बिजनेस से, तो ऐसा पार्टनर क्या कहलाता है, सीक्रेट पार्टनर कहलाता है। यानी वो पार्टनर अपनी आइडेंटिटी लोगों से छुपाना चाहता है, बट वो है एक फुल फ्लैश पार्टनर। ये पार्टनर हमारा फुल फ्लैश पार्टनर कहलाता है। आगे देखिए 32 क्वेश्चन क्या है, विच डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय द कंपनी टू इनवाइट द पब्लिक। ये पब्लिक को इनवाइट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है, प्रोस्पेक्टस चाहिए होता है। वैसे तो देखा जाए एओए, एमओए और प्रोस्पेक्टस तीनों ही प्रकार के डॉक्यूमेंट एक कंपनी के लिए जरूरी होते हैं। कौन सी कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए। आगे देखिए हमारे पास 33 क्वेश्चन क्या कहता है, विच द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द माइनर एज अ पार्टनर। एक पार्टनर के लिए माइनर के केस में क्या है, minor partner is eligible to take an action part in the management of the firm. Minor partner share both the profit and the losses of the firm. Minor cannot become a partner in any firm even with a mutual consent of all the partner। या फिर हमारे पास यहाँ पर बात की minor partner liability is limited to the extent of the capital contribution by him in the firm। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए अगर हम बात करें 33rd क्वेश्चन की, तो इसका आंसर रहेगा डी। एक माइनर पार्टनर लायबिलिटी इज लिमिटेड, उसकी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है क्योंकि वो एक लिमिटेड पार्टनर कहलाता है, लिमिटेड पार्टनर कहलाता है। हाँ, अगर उसके शेयर की बात करें तो यहाँ पर अगर शेयर होगा तो सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो बातें हैं, ध्यान रखना। आपने जो पढ़ा होगा, आपने जरूर ये पढ़ा होगा कि एक पार्टनर की जो लॉस नहीं दिया जा सकता, ये बात सही है, बट जो उसने कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल के तौर पर उसके लिए वो लिमिटेड पार्टनर रहेगा। आगे देखिए 34th क्वेश्चन की हम बात करें। 34th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूटी इज नॉट अफेक्टेड इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द ओनर। ओनर की डेथ में कौन सा बिजनेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है। 34th क्वेश्चन के अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो चलती रहती है। देखिए पार्टनरशिप की हम बात करें तो एक पार्टनर की डेथ होती है वो खत्म हो जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप भी खत्म हो जाएगा, और नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। यहाँ पर आंसर जो रहेगा डी रहेगा। देखिए 35th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की एडवांटेज किस में मिलती है, कंपनी के केस में मिलती है। आगे 36th क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए ए पर्सन कंट्रीब्यूट्स कैपिटल बट डज नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। इस ऐसे पार्टनर को क्या कहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं या पैसिव पार्टनर भी बोला जाता है। 37th क्वेश्चन में कहता है, डैश इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट्स। इनमें से किसको अपनी अकाउंट सबमिट करने की जरूरत नहीं रहती, तो हमारे पास यहाँ पर कह सकते हैं पार्टनरशिप को जरूरत नहीं रहती। वैसे तो सोल ट्रेडर, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप ऑप्शंस में होता तो हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते थे, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शन में पार्टनरशिप इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो देखिए हमारे पास 38th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 38th क्वेश्चन में हम कहता है, द एल्डर्स मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली शैल बिकम कर्ता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कर्ता। कर्ता के लिए कौन कौन सी बातें इसमें से सही हैं। बोथ मेल और फीमेल कैन बी बिकम अ कर्ता, मेल और फीमेल दोनों ही कर्ता बन सकते हैं। ओनली ए फीमेल कैन बिकम ए कर्ता, फीमेल ओनली ए फीमेल, जहां ओनली है वैसे तो वहां डाउट होता है। ओनली ए मेल नहीं, ये भी नहीं होगा।
ऑल ऑफ दीज बिल्कुल नहीं होगा, तो दोनों ही बन सकते हैं। वैसे आप जब पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि मेल पर्सन जो है वो करता होगा, बट यहाँ पर कैन भी लिखा गया तो हो तो सकते हैं फीमेल भी। इन केस ऑफ अगर मेल मेंबर नहीं है तो यहाँ पर जो फीमेल पर्सन है वो भी करता हो सकती है, तो आंसर जो रहेगा वो 38 का ए रहेगा। देखिए 39th क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, ऐसे पार्टनर को हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले करके आए हैं क्वेश्चन। देखिए 40th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वोटिंग राइट ऑफ द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर पर्सन को एक इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, तो और एक नारा और दिया जाता है, वन पर्सन वन वोट, वन मेंबर वन वोट, तो इक्वल वोटिंग राइट टू ऑल दी मेंबर्स, यही इसका आंसर रहेगा। देखिए 41 क्वेश्चन में क्या कहता है, अमूल विच इज ए गुजरात बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किस प्रकार की ये देखा जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है अमूल बिजनेस। अमूल डायरीज जो होती हैं वो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 में हमें क्या कहता है, प्रोविजन of residential accommodation to the member at reasonable rate is the objective of। ये किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव है, किस प्रकार की हमारे पास सोसाइटी रहेगी, ये हमारी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगी। यहाँ पर हमारे पास एक रेजिडेंशियल अकोमोडेशन हम मेंबर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा होता है। 43rd क्वेश्चन में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन मोटिव बिहाइंड दी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सर्विस ऑब्जेक्टिव हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, प्रोफेशन नहीं रहता, मार्केट ग्रोथ नहीं रहता, प्रॉफिट अर्निंग मैनेजमेंट भी नहीं रहती। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर हम देखा जाए तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, फिर भी ये ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर प्रॉफिट कमाना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, सर्विस रेंडर करना मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। बट नॉर्मली बिजनेस है तो यहाँ प्रॉफिट तो होता ही है, बट मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोसाइटी में सर्व करना होता है, सोशल बेनिफिट्स होते हैं। 44th क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉ गवर्न जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो अभी हम करके आए थे जिसमें हम कहते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। 45th क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप हैव डैश लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। और 46th में ए पार्टनर who does not take part in the day-to-day activity of business but contribute capital is known as। ऐसे हम पार्टनर को हम क्या कहते हैं, 46th में हम कह सकते हैं स्लीपिंग पार्टनर, जो बिजनेस में पैसा लगाता है बट डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। 47th क्वेश्चन में हम क्या कहते हैं, विच ऑफ द फर्स्ट स्टेज इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, प्रमोशन होती है। उसके बाद कहता है 48th क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू दी कंपनी एक्ट 2013 द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ये हम कर चुके हैं वैसे, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात कर रहा है यहाँ पर, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के केस में। देखिए ये क्वेश्चन जो है अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग आंसर दिया गया है, कहीं पर इसका 50 आंसर दिया गया है, कहीं पर कुछ दिया गया है, बट जो मेरे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 जो है वो हमारे पास आंसर जो देता है वो सी देता है 2 to 100 रिस्पेक्टिवली। आगे देखिए 49th क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड द स्लो ग्रोथ ऑफ द साइज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका मेन रीजन क्या रहता है कि यहाँ पर स्लो ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, हाँ जी ये एक रीजन होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, तो आंसर जो रहेगा सी रहेगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन में, ए पार्टनरशिप डीड दैट स्पेसिफाई द टर्म एंड कंडीशन दैट गवर्न द पार्टनरशिप शुड बी। देखिए वैसे तो कहीं काफ़ी जगह लिख रखा है ओरल भी हो सकती है, आइदर ओरल और रिटन भी हो सकती है, बट हमारे पास मेन जो रहेगा वो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप का अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप डीड एक ही बात है और ये रिटन में होना जरूरी रहता है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह आप जुड़े रहेंगे वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।